तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे किसी ऑफस्प्रिंग को, किसी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। ओके, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है, यहाँ पे गैमेट्स की कोई फ्यूज़न नहीं होती। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे जो कि गैमेट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब उन गैमेट्स के फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा जिसके अंदर फर्दर माइटोटिक डिवीज़न से पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो रिप्रोडक्शन है वो एक सिंपल सी तो प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है, देन हम इनको डीप में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। देन पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र कर देंगे हम पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट के पास, मीन्स स्टिग्मा के पास। उसके बाद पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी, पोलन पिस्टिल की इंट्रैक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन होएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड का डिस्पर्सल होगा, उसकी जर्मिनेशन होएगी। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, जिसमें सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन का होना, इसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, देन हम फीमेल में गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके, सो हम बात करते हैं एंड्रोशियम से। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एंड्रोशियम है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेमन्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर, कि एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स यानी जितने भी मेल पार्ट्स प्रेजेंट हैं हम उन सबको मिलाकर एंड्रोशियम बोलते हैं। ओके, हम देखते हैं स्टेमन का स्ट्रक्चर। जो ऊपर वाला जो स्वॉलन पार्ट है जिसके अंदर अपने पोलन ग्रेन्स बनेंगे उसको हम एंथर बोलते हैं। जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हम उसको फिलामेंट बोलते हैं। ओके, अब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कर देते हैं। ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद आपको पोलन सैक्स दिख रहे होंगे। पोलन सैक्स के अंदर अपना पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। बट और क्लैरिटी के लिए हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे अंदर हमें देखने को मिलेगा एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि दो लोब्स को आपस में जोड़ रहा है। साइड में हमें बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी जो कि एंथर की प्रोटेक्शन कर रही हैं, बेसिकली उसके अंदर के पोलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन कर रही हैं। हमें ग्रूव देखने को मिलेगा। ग्रूव होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर अपने पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम एंथर के करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मीन्स आप देख सकते हैं इसमें दो लोब्स बन रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये डायथिकस होता है। डायथिकस मीन्स एक लोब के अंदर दो थिकास प्रेजेंट हैं। ओके, देन ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स कि इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। आपने देखा था पोलन सैक। पोलन सैक हम मैच्योर स्टेज को बोलते हैं, जो इमेच्योर स्टेज है, जो अर्ली स्टेज है उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ओके, देन यही बात लिखी हुई है, माइक्रोस्पोरेंजिया एट मैच्योर स्टेज नोन एज पोलन सैक्स विच बेयर पोलन ग्रेन्स, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उसके बाद जो एंथर है इसकी 4 साइड्स होती हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं, तो इसी वजह से इसको टेट्रागोनल बोलते हैं। ओके, जो ये 2 लोब्स हैं ये एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़े होते हैं मिडल में। ओके, देन
जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको बाहर निकलना होता है एंथर से, और उनको बाहर निकलने के लिए एक लाइन ऑफ डेhiscence होती है जो कि उनको बाहर निकलने में हेल्प करती है। ओके, देखो, लाइन ऑफ डेhiscence पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ लॉब, ये लॉब के सेंटर से पास करती है। मेड अप ऑफ स्टोमियम सेल्स से मिलकर बनी होती है। इवेंचुअली स्प्लिट होती है और ओपन अप हो जाती है एट द टाइम ऑफ एंथर मैच्योरिटी, जब एंथर मैच्योर होगा, सो दैट पोलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज़ किया जा सके। ठीक है, अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो एंथर है, एंथर में प्रोटेक्शन के लिए बाहर की तरफ 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो उसके अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, जो उसके अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं मिडल लेयर, जो द इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं टेपिटम, जो टेपिटम की लेयर है उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स या फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए होते हैं। ठीक है, जिनसे जाके अपने पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके वॉल की स्टडी करते हैं कि जो एंथर वॉल्स हैं वो क्या क्या कुछ होता है उनके अंदर। ठीक है, 4 टाइप्स की लेयर्स होती हैं, हमने अभी पढ़ा। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि सिंगल होती है। देन सेकंड लेयर जो है वो है एंडोथीशियम, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर। देन थर्ड लेयर होती है जिसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। मिडल लेयर सिंगल लेयर नहीं होती, 2-3 लेयर्स जुड़ के, 2-3 लेयर्स मिल के एक मिडल लेयर बना रही होती हैं। ठीक है, जो मिडल लेयर्स के सेल्स हैं इनको हम एफिमेरल बोलते हैं, जो कि मैच्योरिटी के टाइम पे डिसनरेट हो जाते हैं। ठीक है, देन जो हमने तीनों लेयर्स पढ़ी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इन तीनों का बेसिकली क्या काम है? ये पोलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और एंथर की डेhiscence में हेल्प करती हैं। डेhiscence में मीन्स उनके फटने में, सो दैट वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर सके। ओके, देन फोर्थ लेयर आती है टेपिटम लेयर। ये है द इनर मोस्ट लेयर जो कि स्पोरोजिनस सेल्स को सराउंड करती है। ये पॉलीप्लॉइड होती है, मीन्स मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, मीन्स 2n हो सकती है, 3n हो सकती है, 4n हो सकती है। ठीक है, देन इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। उसके अलावा जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। देन स्पोरोजिनस टिश्यू हमने अभी देखा, जो कि टेपिटम की लेयर से सराउंडेड थे, है ना, जिनके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हाईली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स हमें ये तो पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है अपना एंथर का। बाहर की तरफ कुछ लेयर्स प्रेजेंट है, हमने अंदर देखा कि स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था, बट जो अपना मेन काम है वो तो गैमेट्स की फॉर्मेशन है, तो हम वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स the process of formation of microspores from a pollen mother cell। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होना, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हम इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने देखा कि जब आपने टीएस देखा था एंथर का, तो आपने स्पोरोजिनस सेल्स को देखा था। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप देखिए, स्पोरोजिनस टिश्यू इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऑफ द एंथर के हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सर्टेन सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना देती हैं, जो कि डिप्लॉयड होती हैं, मीन्स 2n होती हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मेयोसिस 1 होगी। मेयोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीज़न, जैसा आपको पता है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मेयोसिस 1 हुई। मेयोसिस 1 के बाद हमें 2 माइक्रोस्पोर्स देखने को मिले, जो कि हैप्लॉइड हैं। ठीक है, देन मेयोसिस 2 होगी, फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर क्या होगा?
हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बन के आ जाएंगे जो कि नेचर में हैप्लॉइड हैं, ठीक है। लेकिन जो ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स हमारे पास आए हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक कैलोस की लेयर प्रेजेंट है, ओके। ये है अपना 5th स्टेप, मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन। वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए हैं, वो एक टेट्राड की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एक कैलोस की लेयर प्रेजेंट है। अब हमें इस कैलोस की वॉल को तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है, जो टैपेटम की लेयर है वो कैलेस एंजाइम सेक्रेट करती है सो दैट कैलोस की लेयर को तोड़ा जा सके और इन माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग रिलीज़ कर दिया जा सके, ठीक है। कैलेस एंजाइम का यूज़ किया जिसने कैलोस की लेयर को डिसॉल्व कर दिया, माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो गए। अब ये कहाँ पे आ गए, जो माइक्रोस्पोरेंजिया था उसके ल्यूमन के अंदर ये रिलीज़ हो गए, ठीक है। इसके बाद जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं इनकी मैच्योरेशन होगी, ये मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे और एक पॉलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन का बनना ये एक अलग से एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो कैलेस एंजाइम है वो टैपेटम लेयर ने सेक्रेट किया था, ठीक है। देन आपने पढ़ा था कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड की एक फॉर्मेशन हुई थी एक जगह पे। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है मीन्स 4 सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं माइक्रोस्पोर्स के, ठीक है। अब जो सेल्स हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट हो सकती हैं जिनके बेस पे अलग अलग टाइप्स के टेट्राड बनते हैं। लाइक अगर आप देखें फर्स्ट वाला टेट्राहेड्रल जिसमें 104 डिग्री 21 मिनट का एंगल बनता, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। देन आइसोबाइलेटरल जिसमें 4 लेयर एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, आमने सामने ऊपर नीचे प्रेजेंट है। देन टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसमें दो सेल्स नीचे प्रेजेंट है, 2 सेल्स ऊपर प्रेजेंट है। देन लीनियर में चारों सेल्स लाइन में प्रेजेंट है। देन एक डेक्यूजेट स्ट्रक्चर जिसमें 2 सेल साइड में प्रेजेंट है, एक ऊपर प्रेजेंट है और एक नीचे प्रेजेंट है, ओके। अब हम करने वाले हैं माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन। वो कैसी होगी, आपने देखा हमारे पास माइक्रोस्पोर आ गए थे जो कि एन थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है। अब उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगी माइटोसिस। माइटोसिस भी कैसी, जिसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका कंट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, ठीक है। लाइक अगर आप देखें फर्स्ट स्टेप में आपको माइक्रोस्पोर दिख रहा है जो कि हैप्लॉइड है, उसके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हो रही है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न के बाद उसमें 2 न्यूक्लिएट स्टेज आई, 3rd स्टेप में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइटोप्लाज्म का जिसमें 2 सेल्स बन जाएंगी, एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी सेल बनेगी। जो बड़ी वाली सेल बनी है वो है वेजिटेटिव सेल, इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो ये वाली सेल है ये साइज़ में बड़ी है। दूसरी छोटी सी जो सेल बनेगी वो होगी जनरेटिव सेल, इसके न्यूक्लियस को बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके। देन इसी को बोलते हैं 2 सेल्ड पोलन ग्रेन, ठीक है। मीन्स एक ऐसा पोलन ग्रेन जिसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट है, एक होगा वेजिटेटिव सेल दूसरा होगा जनरेटिव सेल। बाकी आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर 2 लेयर्स की फॉर्मेशन भी हो गई है। ये लेयर्स हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड पोलन ग्रेन स्टेज में ही रिलीज़ हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं रिलीज़ नहीं सॉरी शेडिंग हो जाती है पोलन ग्रेन की, ओके। जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन की शेडिंग होती है। अब ये तो हमने पढ़ा 2 सेल स्टेज, अब 3 सेल स्टेज कौन सी है, आप 6 स्टेप पर आइए, आपको देखने को मिलेगा कि जो ये जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके बाद इसने 7th स्टेप में 2 मेल गैमेट्स को बनाया। अब अगर आप ओवरऑल देखें जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज, ओके। तो आपने क्या देखा, माइक्रोस्पोर से आपने पूरा का पूरा पोलन ग्रेन बना लिया, ओके।
उसके बाद है पोलन ग्रेन होता क्या है। हमने पोलन ग्रेन बना तो लिया, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए पोलन ग्रेन होता क्या है। ये मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैमेट्स बन रहे होते हैं, ओके। अब इसके अंदर मेल गैमेट्स बन रहे हैं तो ये मेल गैमेटोफाइट हुआ। इसका जो साइज़ है वो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इस पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक इंटाइन लेयर, एक एक्साइन लेयर। जो एक्साइन लेयर है ये बाहर वाली हार्ड लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी है। जो स्पोरोपोलिन है ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एल्कली को भी विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्साइन लेयर है इसके ऊपर कुछ प्रोमिनेंट अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उनको बोलते हैं जर्म पोर्स। उसके बाद स्पोरोपोलिन की वजह से ही जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है एज फॉसिल्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्ट तो रहेंगे ही, है ना। उसके बाद है इंटाइन। इंटाइन क्या होती है? इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की इनर वॉल को हम इंटाइन बोलते हैं, जो कि थिन है और कॉन्टीन्यूअस है, मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टिन। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्साइन किससे बनी है? स्पोरोपोलिन से। इंटाइन किससे बनी है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन से। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, बाहर वाली जो लेयर है वो एक्साइन है जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रही है। देन जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसको हमने जर्म पोर बोला। ये अपना अपर्चर है एक्साइन लेयर के ऊपर। देन जो इनर कॉन्टिन्यूस लेयर आपको दिख रही है लाइट ग्रीन कलर में, दैट इज़ इंटाइन। उसके अलावा जो छोटा सा आपको सेल दिख रहा है वो है जनरेटिव सेल, जिसका जो न्यूक्लियस है वो है जनरेटिव न्यूक्लियस। देन आपको एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिख रहा है बड़े से सेल के अंदर। वो जो बड़ा सा सेल है वो कौन सा है? वेजिटेटिव। देन वेजिटेटिव सेल ये बड़ी है, बिगर है, एबंडेंट फूड रिजर्व इसके पास प्रेजेंट है। इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है, ये फॉर्म करती है ट्यूब सेल्स को। आप देखेंगे जब पोलन पिस्टिल की इंट्रैक्शन हो रही होगी और उस टाइम पे जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तो वेजिटेटिव सेल्स ही होंगे। जो वेजिटेटिव सेल है वही पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन करवाएगा, ओके। तो इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्म्स ट्यूब सेल्स, ठीक है। उसके बाद है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आपने अभी देखा ये छोटी थी जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही थी, स्पिंडल शेप की थी। इसका जो साइटोप्लाज्म था वो डेंस था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं। 2 सेल स्टेज कौन सी? वही जिसमें एक बस वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल्स बना हुआ था। और जो बाकी स्पीसीज़ हैं उनमें मीन्स जो 40% बचे उनमें 3 सेल्ड स्टेज में मतलब 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन्स को शेड करा जाता है, ठीक है। वो 3 सेल्ड स्टेज कौन सी होती हैं? जब जो एक तो वेजिटेटिव सेल दूसरा जनरेटिव सेल ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है 2 मेल गैमेट्स में, तो 3 सेल कौन कौन से हुए? एक तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स, ओके। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक पोलन एलर्जी। मीन्स नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, हम इसी के साथ पढ़ रहे हैं, इसको इसी से रिलेटेड है। पोलन की वजह से, पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जिक रिएक्शन का होना, इसी को बोलते हैं पोलन एलर्जी, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिनकी वजह से एलर्जीज हो जाती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस मीन्स आपके ब्रोंकियाई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कुछ हो जाते हैं, ठीक है। अब जिनकी वजह से क्या होगा? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मीन्स लॉन्ग टर्म के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, लाइक अस्थमा हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? जो आपका एयरवेज है, मीन्स जो आपका रेस्पिरेटरी पासेस हैं उसके अंदर या तो इन्फ्लामेशन हो गई या मसल की टाइटनिंग होगी, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो नैरो हो गया है, ठीक है। मीन्स एयर का जो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो पासेस है वो मतलब उसको स्पेस कम मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अपना डिसऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं अस्थमा, ठीक है।
उसके बाद है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाई बिकम इन्फ्लेम्ड ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी मतलब पोलन ग्रेन्स के इन्फेक्शन की वजह से जो आपकी ब्रोंकाइस हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, यानी कि उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ गई है, तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है। अब एक पार्थेनियम होता है जिसको बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये बाहर से इंडिया आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ, ठीक है, जो कि हैज़ बिकम यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मीन्स जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये पोलन एलर्जी को कॉज करता है। मीन्स पार्थेनियम था, मीन्स कैरेट ग्रास था, वीट हमने इंपोर्ट करी थी बाहर से, वीट के साथ आ गया कॉन्टेमिनेंट की फॉर्म में, और अब ये हर जगह उग गया है, मतलब हर जगह ये प्रेजेंट है और ये पोलन एलर्जी कॉज करता है। ठीक है। उसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स है वो न्यूट्रिशन में रिच होते हैं, आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यूज़ ऑफ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स के यूज़ में फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं पोलन टैबलेट्स का। देन वेस्टर्न कंट्रीज़ में पोलन की टैबलेट्स और पोलन के सिरप्स भी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो पोलन का कंजप्शन है उसके बारे में मतलब ये क्लेम करा गया है कि जो पोलन का कंजप्शन है उसकी वजह से जो एथलीट्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो जाता है, और जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनके भी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए उनको पोलन ग्रेन्स खिलाए जाते हैं। ठीक है। देन पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी क्या होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब तक अपना जो पोलन ग्रेन है वो फंक्शनल है और जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी। उसके बाद है पोलन वाइबिलिटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज़। अलग अलग स्पीसीज़ के लिए जो पोलन वाइबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम सीरियल्स की बात करें, अनाज की बात करें, लाइक गेहूँ, चावल, तो इनके लिए जो पोलन वाइबिलिटी है वो 30 मिनट्स है। ठीक है, 30 मिनट्स। जो कुछ फैमिलीज़ हैं लाइक रोजेसी फैमिली, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली, इनकी जो पोलन वाइबिलिटी है वो कुछ महीनों की है, फ्यू मंथ्स की है। देन उसके बाद आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग सेल्स, टिश्यूज और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ही लो टेम्परेचर पे, यूजुअली -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर लिविंग सेल्स, टिश्यूज़ और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को प्रिजर्व करके रखना, इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि हम लंबे टाइम तक इन सब्सटेंसेस की वाइबिलिटी को मेंटेन करके रख सकें। ठीक है। देन ये बताया गया है कि सीमन्स और जो स्पर्म्स होते हैं उनको स्पर्म बैंक में स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स कि आर्टिफिशियली आप सीमन को इंसर्ट कर रहे हैं एग के अंदर। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए IVF में इसका यूज़ किया जाता है। हम इसके बारे में 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। देन पोलन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन पोलन बैंक्स। पोलन्स को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक्स के अंदर, सीड्स को स्टोर किया जाता है सीड बैंक्स के अंदर, ओवा को स्टोर किया जाता है ओवम के अंदर या फिर ओवम या फिर एग बैंक के अंदर। देन एम्ब्रियोज को स्टोर किया जाता है एम्ब्रियो बैंक के अंदर। देन स्टेम सेल्स को स्टोर किया जाता है स्टेम सेल्स बैंक के अंदर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।